नमस्कार और स्वागत है। आज हम कानून के एक काफ़ी ज़रूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं। मतलब वो हिस्सा जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता जितना असल अपराध पर जाता है, पर यह न्याय व्यवस्था के लिए उतना ही अहम है। मेरा मतलब है अपराध छिपाने या अपराधियों को न्याय से बचाने में मदद करने के कानूनी नतीजे क्या होते हैं। जी बिल्कुल, ये अक्सर अनदेखा रह जाता है, पर इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेज के अंश हैं, शायद आईपीसी या बीएनएस से लिए गए हैं, जो इनसे जुड़े दंडों के बारे में बताते हैं। तो आज का मकसद है ये समझना कि किसी अपराधी की मदद करना, चाहे उसे छिपाकर हो या इनाम देकर या लेकर या फिर शरण देना, ये अपने आप में कितना गंभीर अपराध है। कानून इसे कैसे देखता है? हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये मदद किस हद तक आपको मुसीबत में डाल सकती है। बिल्कुल। कभी सोचा है कि किसी को सिर्फ इसलिए इनाम देना कि वो कोई जुर्म छुपा ले या किसी भगोड़े को पनाह देना, इस पर कितनी सजा हो सकती है? जुड़ी है। ये उन लोगों पर लागू होती है जो किसी व्यक्ति को कोई लाभ या इनाम देते हैं या फिर देने का वादा ही करते हैं। अच्छा। और इरादा क्या होता है? इरादा होता है कि वो व्यक्ति एक किसी अपराध को छिपाए, यस। या दो किसी अपराधी को कानूनी सजा से बचा लें, या फिर तीन किसी अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही ही ना करे। तो मतलब सिर्फ वादा करना भी काफी है अगर मकसद न्याय में बाधा डालना हो। जी हाँ, इरादा महत्वपूर्ण है। वादा करना या प्रस्ताव रखना भी इसमें शामिल हो सकता है। ये सीधे सीधे न्याय को प्रभावित करने की कोशिश है। अच्छा, तो ये तो सीधे सीधे न्याय को खरीदने या रोकने की कोशिश हुई। पर क्या इसमें सजा इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो मूल अपराध कितना संगीन था जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? हाँ बिल्कुल, कानून यहाँ बहुत साफ है। मतलब छोटे मोटे अपराध और बड़े जुर्म में फर्क होगा। जी, सजा सीधी तौर पर उस मूल अपराध की गंभीरता से जुड़ जाती है। जैसे अगर मूल अपराध इतना गंभीर है कि उसकी सजा मौत है, तो ऐसे अपराध को छिपाने या अपराधी को बचाने के लिए इनाम देने या वादा करने वाले को 7 साल तक की कैद हो सकती है, और जुर्माना भी। 7 साल? ये तो काफी सख्त है। जी। और अगर मूल अपराध की सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद है, हाँ। तो मदद करने वाले को यानी इनाम देने वाले को 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ठीक है। और फिर अगर मूल अपराध ऐसा है जिसकी सजा 10 साल से कम है, अच्छा। तो इस धारा के तहत मदद करने वाले को उस मूल अपराध के लिए जो अधिकतम सजा तय है उसके 1/4 हिस्से यानी 14th हिस्से तक की कैद या जुर्माना या दोनों। समझ गई। तो आप देख सकती हैं कानून की नजर में ये मदद कितनी गंभीर है। ये इस पर निर्भर करता है कि मूल अपराध कितना बड़ा था। ये सिर्फ मदद नहीं, ये न्याय व्यवस्था में सीधा दखल माना जाता है। ये वर्गीकरण तो साफ है, पर क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां ये धारा लागू ही नहीं होती? कोई छूट, कोई अपवाद? हाँ, एक महत्वपूर्ण अपवाद है इसमें। क्या? ये धारा उन मामलों में लागू नहीं होती जहां मूल अपराध कानूनी रूप से समझौता योग्य हो, मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस हो। अच्छा, कंपाउंडेबल वो कौन से होते हैं? ये वो अपराध होते हैं जिनमें कानून पीड़ित और अपराधी के बीच एक समझौते की इजाजत देता है। मामला अदालत के बाहर सुलझ सकता है। हम्म। तो अगर कोई अपराध इस श्रेणी में आता है तो उसे छिपाने या अपराधी को बचाने के लिए इनाम देने या लेने पर धारा 251 लागू नहीं होगी। दिलचस्प। शायद सोच ये है कि जब कानून खुद समझौते की गुंजाइश दे रहा है, जी, तो शायद उस प्रक्रिया को इस धारा के तहत दंडनीय ना माना जाए। ये वाकई दिलचस्प नुक्ता है। कानून खुद कुछ मामलों में समाधान को प्राथमिकता देता है। चलिए अब धारा 252 पर आते हैं। ये थोड़ी अलग सी लगती है। हाँ, क्योंकि यहाँ इनाम लेने पर फोकस है, वो भी खास तौर पर चोरी की संपत्ति के मामले में। ये क्या है? हाँ, धारा 252 का दायरा थोड़ा कह सकते हैं संकरा है और विशिष्ट है। ये उस व्यक्ति पर केंद्रित है जो किसी ऐसे व्यक्ति से इनाम या कोई लाभ लेता है जिसकी चल संपत्ति जैसे पैसे, गहने, कोई भी सामान किसी अपराध, मान लीजिए चोरी या लूट, से छीन ली गई हो। ठीक है। और ये इनाम क्यों लिया गया? उस संपत्ति को वापस दिलाने में मदद करने के बहाने या बदले में? तो सिर्फ इनाम लेना ही अपराध है या इसमें कोई और शर्त भी है? दंड कब लगता है? नहीं, सिर्फ इनाम लेना अपने आप में यहाँ अपराध नहीं बनता। अच्छा। दंड तब लगता है जब इनाम लेने वाला व्यक्ति अपराधी को पकड़वाने और उसे दोषी ठहराने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं करता। ओह, तो एक जिम्मेदारी भी है साथ में। बिल्कुल। कानून यहाँ एक जिम्मेदारी डालता है। अगर आप किसी की चोरी हुई संपत्ति वापस दिलाने में मदद के बदले इनाम ले रहे हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपराधी को कानून के हवाले करने में भी मदद करेंगे।
अगर वो व्यक्ति सिर्फ संपत्ति वापस दिलाने पर ध्यान देता है और जानबूझकर अपराधी को बचाने की कोशिश करता है या उसे पकड़ने में मदद नहीं करता, तब उसे सजा होगी। हाँ, तब उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई अनजाने में मदद कर दे या कोशिश करे पर सफल ना हो तो शायद ये धारा लागू न हो। जी, यहाँ पूरी कोशिश ना करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ मदद का सौदा नहीं है, इसमें एक तरह की नागरिक जिम्मेदारी भी जुड़ गई कि अपराधी को पकड़ने में मदद करें। बिल्कुल, जानबूझकर या अपनी पूरी कोशिश ना करना जैसे शब्द बहुत मायने रखते हैं। कानून का इरादा उन लोगों को दंडित करना है जो संपत्ति वापसी की आड़ में अपराधी को बचाने का काम करते हैं, न कि उनको जो नेक नियति से मदद कर रहे हैं और कानून का पालन भी करना चाहते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि कानून कैसे निजी लाभ और सार्वजनिक न्याय के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। समझ गई। अच्छा, इनाम की बात हो गई, लेकिन अगर कोई सीधे सीधे किसी भागे हुए या वांटेड अपराधी को पनाह दे दे, उसे अपने घर में छुपा ले, धारा 253 इसी बारे में है, सही का? एकदम सही। धारा 253 उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देते हैं या छिपाते हैं जिसे कानून तलाश रहा है। इसमें 2 मुख्य स्थितियां हैं। पहली, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी ठहराया जा चुका हो या उस पर आरोप हो और वो कानूनी हिरासत से भाग गया हो, जेल से, पुलिस कस्टडी से। ठीक है। दूसरी, जब किसी लोक सेवक जैसे पुलिस अधिकारी ने कानूनी तौर पर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए पकड़ने का आदेश जारी किया हो, जैसे वारंट। अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि सामने वाला भागा हुआ है या उसे पकड़ने का आदेश है, फिर भी उसे शरण देता है या छिपाता है और इरादा उसे बचाने का है, हाँ, और उसका इरादा उसे पकड़े जाने से बचाना है, तो वो इस धारा के तहत दंडनीय होगा। यहाँ जानबूझकर और बचाने का इरादा, ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। क्या यहाँ भी सजा वैसे ही जुड़ी है जैसे धारा 251 में थी? मतलब अपराध जितना बड़ा, पनाह देना उतना ही गंभीर। जी हाँ, यहाँ भी सजा का ढांचा बिल्कुल वैसा ही है। मूल अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। अगर वो व्यक्ति जिसे शरण दी जा रही है वो ऐसे अपराध के लिए पकड़ा गया था या पकड़ा जाना था जिसकी सजा मौत है, तो शरण देने वाले को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ठीक है। अगर अपराध की सजा आजीवन कारावास या 10 साल की कैद है तो शरण देने वाले को 3 साल तक की कैद हो सकती है। जुर्माना साथ में हो भी सकता है, नहीं भी। और अगर कम हो तो? अगर अपराध की सजा 1 साल से ज्यादा लेकिन 10 साल से कम है तो शरण देने वाले को मूल अपराध की अधिकतम सजा के 1/4 हिस्से तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ भी वही पैटर्न है, मदद की गंभीरता अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। बिल्कुल। ये फिर से दिखाता है कि कानून की नजर में अपराधी की मदद करना कितना गंभीर है। इस धारा में अपराध शब्द का मतलब क्या सिर्फ भारत में हुए अपराधों से है या इसका दायरा बड़ा है? मान लीजिए कोई विदेश में अपराध करके भारत में छिपता है। नहीं, यहाँ अपराध की परिभाषा काफी व्यापक रखी गई है। अच्छा। इसमें सिर्फ भारत में किए गए अपराध ही नहीं बल्कि भारत के बाहर किए गए ऐसे काम या चूक भी शामिल हैं जो अगर भारत में किए जाते तो अपराध माने जाते। लेकिन एक शर्त है। हाँ, शर्त यह है कि उस व्यक्ति को ऐसे विदेशी अपराध के लिए प्रत्यर्पण कानून यानी एक्सट्रेडिशन लॉ या भारत के किसी और लागू कानून के तहत भारत में पकड़ा या हिरासत में लिया जा सकता हो। तो अगर कोई मान लीजिए किसी दूसरे देश में गंभीर अपराध करके भारत आ जाए और यहाँ कोई उसे जानबूझकर छिपाए, तो छिपाने वाला व्यक्ति भी इस धारा 253 के तहत सजा का हकदार हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी विस्तार है, खासकर आज के ग्लोबल माहौल में। जी। क्या यहाँ भी कोई अपवाद है जैसे धारा 251 में समझौता योग्य अपराधों का था? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर चर्चा में रहने वाला अपवाद है। वो क्या है? ये धारा तब लागू नहीं होती जब शरण देने वाला या छिपाने वाला व्यक्ति उस अपराधी का पति या पत्नी हो, स्पाउस हो। ओ, पति या पत्नी। जी हाँ, यानी पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को अगर वो कानून से भाग रहे हैं या उन्हें पकड़ा जाना है तो शरण दे सकते हैं और ऐसा करने पर उन्हें धारा 253 के तहत सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जीवन साथी वाला अपवाद तो काफी अहम है। ये रिश्तों की जटिलता को कानून में जगह देता है। हाँ, लेकिन इसके अपने सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल, जिन पर हम शायद बाद में बात करें। अब आते हैं धारा 254 पर। ये धारा तो और भी विशिष्ट लगती है, खासतौर पर लुटेरों और डकैतों को शरण देने से संबंधित। क्या ये सही है? अगर कोई व्यक्ति ये जानता है
या उसके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि कुछ लोग डकैती या लूट करने वाले हैं, ये हाल ही में करके आए हैं, और वो उन्हें या उनमें से किसी को शरण देता है और उसका इरादा उस अपराध को करने में मदद करना या उन अपराधियों को सजा से बचाना है, तो उसे दंडित किया जाएगा। हाँ, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। सजा कितनी गंभीर है इस मामले में, क्योंकि डकैती और लूट तो अपने आप में बहुत गंभीर अपराध है। जी, अपराध की गंभीरता को देखते हुए यहाँ सजा भी काफी कठोर है। ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की कठिन कारावास, मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और जुर्माना भी हो सकता है। कठिन कारावास यानी सजा के दौरान शारीरिक श्रम भी। हाँ, जो साधारण कारावास से अलग होता है। ये सजा की गंभीरता को दर्शाता है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि डकैती या लूट भारत में करने का इरादा था या भारत के बाहर? मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जो विदेश में लूट करके भारत में पनाह लेता है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धारा के स्पष्टीकरण, मतलब एक्सप्लेनेशन में ये साफ लिखा है कि इस धारा के लिए ये महत्वहीन है कि डकैती या लूट भारत के भीतर करने का इरादा है या की गई है या भारत के बाहर। अच्छा, अगर कोई भारत में ऐसे लोगों को जानते हुए शरण देता है जो विदेश में डकैती करने वाले हैं या करके आए हैं और इरादा उन्हें बचाने का है, तब भी ये धारा लागू हो सकती है। ये फिर से कानून के व्यापक दायरे को दिखाता है। जी। और वो जीवन साथी वाला अपवाद जो धारा 253 में था, क्या वो यहाँ भी लागू है? हाँ, वो अपवाद यहाँ भी मौजूद है। धारा 254 का एक परंतुक यानी प्रोवाइजो कहता है कि ये धारा उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो अपराधी का पति हो या पत्नी हो। तो डकैती या लूट करने वाले पति पत्नी को शरण देने पर भी ये धारा लागू नहीं होगी? जी, सही। यह जानना महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी तक हमने आम नागरिकों की बात की जो इनाम देते हैं, लेते हैं या शरण देते हैं। लेकिन अगर कानून का रखवाला ही, मतलब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, अगर वही कानून तोड़ने में मदद करे तो धारा 255 लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट्स की जवाबदेही तय करती है ना? बिल्कुल। धारा 255 सीधे तौर पर लोक सेवकों को संबोधित करती है। ये धारा उस लोक सेवक पर लागू होती है जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते हुए जानबूझकर कानून के किसी ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है, मतलब उसे नहीं मानता, जो उसके आचरण को नियंत्रित करता हो। यानी वो जानबूझकर कानून का पालन नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए था। हाँ, और ऐसा करने के पीछे उसका इरादा क्या है? या तो किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाना, या उसे कानून द्वारा तय सजा से कम सजा दिलवाना, या फिर ये इरादा किसी संपत्ति को जब्त होने से बचाने या उस पर लगने वाले किसी कानूनी शुल्क से बचाने का भी हो सकता है, जिसके लिए वो संपत्ति कानूनन उत्तरदायी हो। तो अगर कोई लोक सेवक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके या कानून की अनदेखी करके किसी अपराधी या संपत्ति को गलत तरीके से बचाने की कोशिश करता है, तो उसे क्या सजा मिलती है? ऐसे लोक सेवक को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 2 साल? ये सजा शायद बहुत ज्यादा ना लगे। हाँ, शायद ज्यादा न लगे, लेकिन इसका महत्व सांकेतिक भी है। ये धारा लोक सेवकों को उनकी खास जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह बनाती है। अच्छा। ये पक्का करती है कि वे कानून को बनाए रखने के लिए काम करें, ना कि उसे कमजोर करने या तोड़ने में मदद करें। ये सिर्फ कानून तोड़ना नहीं, ये उस भरोसे को तोड़ना है जो जनता एक लोक सेवक में रखती है। बिल्कुल सही कहा। तो इन सभी धाराओं को 251 से 255 तक अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक बात तो साफ है कि कानून की नजर सिर्फ अपराध करने वाले पर नहीं है, बल्कि अपराध के बाद या उसके आसपास मदद करने वालों पर भी उतनी ही पैनी है। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है कि कानून सिर्फ मूल अपराधी को ही नहीं पकड़ता, बल्कि उन सभी को जिम्मेदार ठहराता है जो न्याय की प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा डालते हैं। और ये बाधा कई तरह से आ सकती है। हाँ, जैसे अपराध को सक्रिय रूप से छुपाना हो गया, या अपराधी को सजा से बचाने के लिए इनाम देना या लेना हो गया, उसे जानते हुए शरण देना, या फिर लोक सेवक के मामले में अपने पद और शक्ति का गलत इस्तेमाल करके उसे फायदा पहुंचाना। कानून ये साफ करता है कि न्याय सुनिश्चित करना एक पूरी प्रक्रिया है और इसकी अखंडता बनाए रखना जरूरी है। इसमें बाधा डालना अपने आप में एक दंडनीय काम है। और ये भी बार बार सामने आया कि मदद की सजा अक्सर मूल अपराध की गंभीरता से जुड़ी है, चाहे वो धारा 251 में इनाम की बात हो या 253, 254 में शरण देने की। जी। सजा का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि जिस अपराध को छिपाया जा रहा है या जिस अपराधी को बचाया जा रहा है वो कितना संगीन था।
हाँ, ये दिखाता है कि सिस्टम इस तरह की सहायता को कितनी संजीदगी से लेता है। सही कहा। इसे सिर्फ एक छोटी मोटी मदद नहीं मानता। एक और ध्यान देने वाली बात है इन कानूनों में मौजूद संतुलन और अपवाद। हाँ, जैसे वो जीवन साथी वाला अपवाद। हाँ, जैसे हमने देखा कि जीवन साथी द्वारा शरण देने धारा 253 और 254 में, या समझौता योग्य अपराधों के मामले धारा 251 में छूट दी गई है। ये बारीकियां दर्शाती हैं कि कानून बनाते समय शायद व्यक्तिगत संबंधों की जटिलताओं और अपराध की प्रकृति जैसे कारकों पर भी विचार किया गया है। हालांकि इन अपवादों की अपनी सीमाएं हैं और जैसा आपने पहले इशारा किया, ये बहस का विषय भी बन सकते हैं। बिल्कुल, कि क्या ये हमेशा न्याय के हित में है? सही बात है। तो आज हमने कानूनी प्रावधानों के एक ऐसे पहलू पर नजर डाली जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहता है, लेकिन समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अपराध या अपराधी को छिपाने या बचाने में मदद करने के कानूनी परिणाम। और ये सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं है। नहीं, इसके स्पष्ट और गंभीर कानूनी नतीजे भी हो सकते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि न्याय प्रणाली की नज़र में अपराध होने के बाद का बर्ताव भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये कानून एक तरह से समाज को संदेश देते हैं कि अपराध के प्रति उदासीनता या उसमें किसी भी तरह की सहायता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कानून के शासन को ही कमजोर करता है। सही का, रूल ऑफ लॉ को।